हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोशियो माइंड्स। आई एम अभिषेक। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट का पहला वीडियो भी बन चुका है, पार्ट 1 है, जिसमें हमने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 18 तक पढ़ा था, है ना। राइट टू इक्वलिटी पढ़ा था और इंट्रोडक्शन पढ़ा था फंडामेंटल राइट का। तो सबसे पहले इसके पहले वाला वीडियो देखें, पार्ट 1 देखें, फिर उसके बाद पार्ट 2 देखना, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। तो फंडामेंटल राइट का पार्ट 2, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। और इसके पहले जो आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 12 और 13 देखे थे। आर्टिकल 12 में क्या था, स्टेट की डेफिनेशन दी गई थी। आर्टिकल 13 क्या था, लॉस वर्सेस फंडामेंटल राइट। तो ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब ये वाले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। तो ये हम लास्ट के ये वाले जो टॉपिक हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। तो 3 वीडियो बनने वाले हैं। पहला क्या है, राइट टू इक्वलिटी वाला बनाया है, राइट टू फ्रीडम वाला बनाया है दूसरा, और फिर ये तीसरे वीडियो में कंटिन्यू हो जाएगा सब कुछ। अब सबसे पहले देखते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तो सबसे पहले तो देखें, आर्टिकल जो 19 है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अभी तक हमने राइट टू इक्वलिटी के बारे में देखा था। अब हम फ्रीडम देखेंगे कि हमें कैसे फ्रीडम मिलने वाली है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में क्या है, ऑल सिटीजन शैल हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ये बहुत बड़ी बातें हैं, यहाँ पर देखना पूरा क्रोनोलॉजी से जमा हुआ है हर चीज़। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ऐसे करके सब कुछ चलता रहेगा। एक एक करके देखना। हमें क्या, बोलने की आज़ादी दी है, यहाँ पे बोलने का फ्रीडम दिया है ना। उसके बाद क्या है, एक्सप्रेस करने का फ्रीडम दिया है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे कोई भी गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ कुछ बोलना है तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली, हमारे पास पूरे अधिकार होते हैं, हमारे पास पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फिर एक्सप्रेशन, हमें कुछ एक्सप्रेस करना है, जैसे हम अपनी गवर्नमेंट से इतना ज़्यादा संतुष्ट नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो एक्सप्रेशन में लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट करना होता है यहाँ पर, स्पीच में बोल सकते हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद जो नेताओं के पुतले वगैरह जलाते हैं, तो ये कहाँ से आता है, एक्सप्रेशन में आता है। हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को। तो ये तो हो गया, हम बोल सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन इनमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जिसको हम अभी बाद में देखेंगे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं जिनको, है ना। बोलने में भी कितना बोला जाए, कितना बोल सकते हैं, उसमें भी तो कुछ रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए ना, कि ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हम बाद में देखेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि स्पीच और एक्सप्रेशन है, हाँ, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, अब जब आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, तो आप अपने व्यूज़ को किसी और को बताना चाहते हो, है ना, तो आप क्या करोगे, असेंबली बनाओगे, है ना, कुछ लोगों को इकट्ठा करके फिर वहाँ पे कुछ बोलोगे। तो आपके पास यहाँ पे असेंबल करने की, असेंबली बनाने की भी आज़ादी है। पहले बोलने की, एक्सप्रेस करने की, फिर बोलने से और लोगों को इकट्ठा करके एक्सप्रेस करना है, किसी को बोलना है तो असेंबली बनाते हैं। फिर उसके बाद अब असेंबली बन गई, फिर लोग तुमसे अच्छे से जुड़ने लग गए और तुम्हें जानने लग गए, तो फिर क्या करेंगे, हम एसोसिएशन बना सकते हैं, है ना, ग्रुप बना सकते हैं, इनके यूनियंस बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। तो ये सब हम एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। जनरली देखो, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि बोलने के बाद ऐसा ऐसा होता है। तो ये यूनियंस वगैरह कहाँ कहाँ बनती हैं, हर जगह यूनियंस बनती हैं, है ना। कोई भी जॉब कर रहे हैं तो जॉब वाले भी अपनी यूनियन बना लेते हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूनियन बना लेते हैं। तो ये कहाँ से आया है, आर्टिकल 19 से आया है। अब क्या है, अब तुम एसोसिएशन कर सकते हो, यूनियन बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हो। अब उसके बाद क्या है, सब क्लॉज डी। डी क्या है, मूव फ्रीली, है ना, पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो, घूमने की आज़ादी है तुम्हें, कोई रोकेगा नहीं और कुछ नहीं कह सकता कि आपको जहाँ भी जाना है, जिस भी स्टेट में जाना है जा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मूव फ्रीली, फ्री मूव करने की आपको आज़ादी है, कहीं भी आप घूम सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई भी रोक सके। लेकिन यहाँ पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ना, कैसे मूव कर सकते हो, है ना, अभी बताता हूँ मैं। फिर रिसाइड एंड सेटल, अब आप कहीं पे घूम रहे हो, जैसे यहाँ से चले गए मुंबई घूमने गए, फिर वहाँ पे आपको अच्छा लगा तो कुछ दिन आप रह भी सकते हो वहाँ पे, है ना, रह सकते हो, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, कहीं भी रह सकते हो, किराए से रह सकते हो। लेकिन आपको वहाँ पे रहते रहते कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया, है ना, तो वहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, परमानेंट सेटल हो सकते हो। तो सेटल भी हो सकते हो, परमानेंट रह सकते हो या टेम्परेरी रह सकते हो, है ना। अब रहते हो, उसके बाद क्या है,
प्रॉपर्टी का अधिकार है कि भाई आप कहीं भी प्रॉपर्टी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी को हटा के हमने क्या इसको फंडामेंटल राइट से हटा के ऑर्डिनरी लीगल राइट बना दिया। ये अभी थोड़ी देर से बताता हूँ। पहले क्या है, आप रह सकते हो, फिर सेटल कर सकते हो, फिर उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। अब आप कहीं पे सेटल हो गए हैं तो आपको कुछ काम करने की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो कहीं भी जाके आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। ऑटो चलाना है तो ऑटो चला सकते हैं, है ना, जैसे भी बस चलाना है तो बस चला सकते हैं, कोई भी काम करना है वो कर सकते हैं। तो अपना कोई भी प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो कहीं भी जाके। तो ये हमने देख लिया है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में क्या है, हम बोलने की आज़ादी है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली बनाने की है। फिर सी में क्या है, एसोसिएशन यूनियन वगैरह बना सकते हैं। फिर हम पूरे इंटायर इंडिया में घूम सकते हैं, कहीं भी रिसाइड और सेटल, कहीं भी रुक सकते हैं, कहीं भी परमानेंटली सेटल हो सकते हैं। ऐसे हम एमपी से हैं तो हम जाके पता चले गुजरात में रहने लग गए तो रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रॉपर्टी का अधिकार था, प्रॉपर्टी का अधिकार देखो अभी भी है ना, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है। अब फंडामेंटल राइट ना होने से क्या मतलब है, देखो पहले क्या था, फंडामेंटल राइट हुआ करता था कि पता चला कि हमारा घर है ना, एक जगह पे घर है और यहाँ से गवर्नमेंट अपनी क्या रेल लेके आ रहे हैं, ट्रेन लेके आ रहे हैं, तो ट्रेन की पटरी बिछ रही है, बीच में हमारा घर आ गया। हमने बोला कि हमारा फंडामेंटल राइट है, कोई इसको वायलेट नहीं कर सकता। वायलेट नहीं कर सकता तो क्या करेगा, ट्रेन वाला क्या करेगा, यहाँ से मुड़ के ऐसे जाएगा क्या, नहीं, वो तो सीधी ही चलेगी। तो इसीलिए इसको यहाँ से हटाकर, ये एग्जाम्पल दिया है, इसीलिए इसको हटाकर कहाँ डाल दिया हमने, ऑर्डिनरी लीगल राइट में, कि अगर गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है, कुछ उसके तरीके से कुछ करना है तो वो कर सकती है, उसका कंपनसेशन सबको मिलता है। लेकिन अगर तुम अड़ जाओ कि भाई हम अपना घर रखेंगे, तुम अपनी ट्रेन दूसरी जगह से ले जाओ, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसको प्रॉपर्टी से हटाकर हमने कहाँ, ऑर्डिनरी लीगल राइट बना दिया है। फिर ये क्या है, प्रैक्टिस और प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन हम चुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है कि आप जब बोल रहे हो ना तो उतना बोल सकते हो जितना कि हमारी इंडिया की जो सोवरेनिटी है ना, और इंटीग्रिटी है, उसको नुकसान ना पहुँचे, यहाँ तक आप बोल सकते हो। लेकिन आप इतना बोल रहे हो कि पता चले जो अदर कंट्रीज़ के सामने अपनी जो इंडिया की बुराई कर रहे हो या कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल रहे हो जिससे हमारी इंडिया की सोवरेनिटी और यूनिटी और इंटीग्रिटी पर नुकसान आए, तो आँच आए, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर वायलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि भाई यहाँ तक आप बोल सकते हो, इसके बाद नहीं। फिर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, अब पता चले तुम्हारे कुछ बोलने से, एक्सप्रेस करने से या किसी को कुछ बात बता देने से, जैसे वॉर चल रहा है ना, 2 कंट्री का वॉर चल रहा है, तुमने बोला हमें तो बोलने की आज़ादी है, तुमने पता चला अपनी जो इंडिया की इन्फॉर्मेशन है वो आपने किसी और को दे दी, तो फिर क्या होगा, ये यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन तो लगना चाहिए। तो इसीलिए सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को देखा जाएगा, पब्लिक ऑर्डर को देखा जाएगा कि भाई इससे ऐसा ना हो कि आपके बोलने से पब्लिक भड़क जाए या पब्लिक में आक्रोश आ जाए, है ना। डिसेंसी और मोरालिटी, अब पता चले तुम बोल रहे हो, किसी को भी गाली बकते जा रहे हो, है ना, कोई भी नेता है, कोई भी रिस्पेक्टेड पर्सन है और आप उसको गाली दे रहे हो, तो ये सब नहीं कर सकते, है ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अब कोर्ट ने बोला, कोर्ट के सामने कोर्ट के बारे में कुछ भी बोलने लग गए, ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कोर्ट के सामने तो वैसे कोई बोल ही नहीं सकता, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा यहाँ पर। डिफेमेशन, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, है ना। अब पता चले कि कोई दूसरी कंट्री है जिसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आपके बोलने से कुछ दिक्कत आ जाए, तो ऐसा नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर ये क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेकर 19 क्लॉज 6 तक दिए गए हैं। तो 19 जो आर्टिकल है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि भाई हम यहाँ तक अपनी स्वतंत्रता रख सकते हैं, है ना। राइट टू फ्रीडम, तो राइट टू फ्रीडम में हमने पहला आर्टिकल देख लिया है, आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 20 देखें, तो आर्टिकल 20 क्या है, देखो फ्रीडम तो हमें मिल गई, लेकिन कई जगह पे और फ्रीडम की ज़रूरत है। जैसे आर्टिकल 20 में लिखा है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब पता चला तुमने कोई क्राइम किया है, उसके बाद आपको डायरेक्ट सज़ा दे दी, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए क्या प्रोटेक्शन दिया जाएगा हमें। प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, इसमें 3 तरीके हैं, है ना, 3 चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें एक है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जीपर्डी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन, है ना। तो एक एक करके अपन समझते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या है, अब पता चला कि आज मैंने कुछ क्राइम किया, जैसे आज किसी ने कुछ क्राइम किया, है ना, और आज के दिन उस क्राइम का, जैसे मैंने किसी की आंख फोड़ दी, है ना। अब आंख फोड़ने के लिए जब अभी के कानून में क्या लिखा है कि आपने किसी की आंख फोड़ी है तो आपको 2 साल की सज़ा होगी, है ना। लेकिन अब उसमें तो लिखा है, लेकिन अब पता चला कि ये जो देखो कोर्ट के ट्रायल तो बहुत लंबे चलते हैं, तो अब पता चला 5 साल बाद
उसकी सज़ा, किसी की आंख फोड़ने की सज़ा 10 साल कर दी, 5 साल बाद क्या होगा, जो कोर्ट है, कोर्ट क्या सज़ा सुनाएगा, कोर्ट बोलेगा कि भाई 10 साल की सज़ा है आंख फोड़ने की। तो यहाँ पर हम जाके क्या बोलेंगे, नहीं नहीं, जब मैंने किसी की आंख फोड़ी थी ना तब सज़ा कितनी थी, 2 साल की, तो मुझे 2 साल की ही सज़ा मिलेगी क्योंकि ये मेरा फंडामेंटल राइट है। तो समझ में आ गया ना कि अगर आज मैंने कुछ क्राइम किया है तो उसकी सज़ा बाद में बढ़ा दी गई या पहले थी नहीं, है ना, तो फिर क्या होगा, मुझे उस चीज़ के लिए सज़ा नहीं मिलेगी। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है। अब क्या है, डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी मतलब 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती, एक क्राइम के लिए 2 बार आपको सज़ा नहीं मिलेगी। कि पता चला मैंने कोई क्राइम किया है और एक क्राइम करने के लिए मुझे 5 साल की सज़ा मिली थी, 5 साल बाद मैं छूट गया, है ना, क्राइम की सज़ा मिली, 5 साल बाद छूट गया। अब 5 साल के बाद किसी ने मुझे फिर से पकड़ के जेल में डाल दिया कि भाई तुमने ये क्राइम किया था, तो अब ये क्या हो गई, दो बार हो गई ना, हमें सज़ा मिल गई। तो 2 बार नहीं मिल सकती, एक बार जो क्राइम किया है उसके लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। अब इसमें लोग कंफ्यूज इसमें भी होते हैं कि भाई मैंने एक बार में पहले इसको गोली मारी फिर इसको गोली मार दी, अब 2 लोगों को गोली मारी तो 2 लोग अलग अलग FIR करेंगे ना, तो 2 लोगों के हिसाब से मुझे सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं कि मैं, यदि मुझे किसी को मारने की 10 साल की सज़ा मिल रही तो मैं एक साथ 4 लोगों को मार दूंगा और मुझे 10 साल की सज़ा होगी, नहीं, 10-10 साल करके 40 साल हो जाएगी, है ना। तो ऐसा है डबल जियोपार्डी, एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। फिर क्या है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब इसमें ऐसा है कि जब पुलिस हमें अरेस्ट करती है ना, फिर हमारी जो कस्टडी लेती है पुलिस, उसके बाद हमसे कुछ भी पूछने लग जाती है। तो पूछते टाइम हमसे साइन करवा लेती है कि आपने ये क्राइम किया है। तो हम क्या करते हैं, हमें मारते पीटते हैं पुलिस वाले, फिर पुलिस वाले मार पीट के हमसे साइन करवा लेते हैं। फिर क्या होता है, उस क्राइम के लिए वो कहाँ ले जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं और बोलते हैं कि देखो हमसे इन लोगों ने, इसने साइन किया है और ये इसने क्राइम किया है। लेकिन क्या होता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि भाई अपने लिए गवाही नहीं दे सकते। तुम वहाँ पे कोर्ट में जाके डायरेक्ट गवाही दे सकते हो, लेकिन किसी की प्रेशर में आके आपसे कोई गवाही नहीं ले सकता। तो वहाँ की जो अरेस्ट करने के टाइम पे आपने जो स्टेटमेंट दिया है वो मान्य नहीं होता है, कहाँ पे, कोर्ट में। तो आप अपने कोई भी जो आपने कुछ क्राइम किया है तो उसके लिए आप खुद गवाही नहीं दे सकते। हाँ, खुद अपने मन से देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन कोई ज़बरदस्ती आपसे गवाही नहीं दिला सकता। तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो उसके लिए आपको कुछ प्रोटेक्शन भी मिलते हैं। हो सकता है आपने वो क्राइम किया ही ना हो, लेकिन आपको डायरेक्ट सज़ा दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसीलिए क्या है, ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। आर्टिकल 20। अब क्या है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में क्या है, देखो हमें जीवन जीने का अधिकार है और हमारे पास पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए। तो ये हमारा आर्टिकल 21 है। तो ये जो राइट टू लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी है, ये अलग अलग चीज़ें हैं, इनको अलग अलग देखते हैं। जैसे राइट टू लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, हम जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि हमें कचरे में पड़े हैं, ऐसा नहीं कर सकते। हमें डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार है ना। ये कौन इंश्योर करेगा, स्टेट इंश्योर करेगा। हालांकि जो होता है वो अलग है ना। राइट टू प्राइवेसी क्या है, राइट टू है प्राइवेसी। प्राइवेसी में मतलब अगर हम अपना मोबाइल चला रहे हैं और कोई और बोले कि आपका मोबाइल दे दो, तुम लॉक करके दे दो, है ना, तुमसे कोई पासवर्ड मांग रहा है तो बोलोगे नहीं, यहाँ पे हमें प्राइवेट रहने का अधिकार है, हमारे पास प्राइवेसी है। तो राइट टू प्राइवेसी मतलब अपनी कुछ चीज़ों को प्राइवेट रखना है तो रख सकते हैं, है ना, हमारी लाइफ है, हम कुछ प्राइवेट रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेसी का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है जो अभी जोड़ा गया है। कब जोड़ा था, 2017 में केएस पुट्टास्वामी केस जो हुआ था, राइट टू प्राइवेसी यहाँ से जोड़ा था। कहाँ पे, पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में इसको 2017 में जोड़ा था, जो कि केएस पुट्टास्वामी केस हुआ था उसमें। तो जो प्राइवेसी का अधिकार है वो 2017 में आया था, है ना। उसके बाद क्या है, राइट टू शेल्टर, है ना, शेल्टर का अधिकार है। राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर। अब देखो जैसे अभी कोरोना हुआ था, तो कोरोना के टाइम पे जो सरकार ने वैक्सीन्स वगैरह लगाई थी उसके पैसे तो नहीं लिए, क्योंकि सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है हमारे लिए, हमारी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। तो जो वैक्सीन्स आती थी वो बहुत महंगी होती थी, है ना। प्राइवेट में सुना होगा कई लोगों ने बेची हैं, है ना, तस्करी करी है, लाखों में बिक रही थी। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोगों ने क्या फ्री में लगवाई, उसका एक भी पैसा नहीं दिया हमने। तो इसमें राइट टू हेल्थ, है ना, हेल्थ का अधिकार भी हमें दिया है। कौन इंश्योर करेगा, स्टेट। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। अब हम देखो
रोड पे चल रहे हैं, है ना, रोड पे चल रहे हैं, कोई भी बाइक चला रहे हैं, उसमें पता चला बहुत सारा धुआं दे रहा है, जिससे क्या होगा, लोगों की हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, चालान वगैरह करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो ये क्या, हमारे पास एक क्लीन इन्वायरमेंट हो, तो उसका भी तो हमारे अधिकार है ना, राइट टू लीगल एड। अब कोई बूढ़ा आदमी है ना, उसके पास इतनी व्यवस्था नहीं है, उसके बच्चे नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, तो कौन प्रोवाइड करेगा, ये जो लीगल एड कौन प्रोवाइड करेगा, लीगल एड प्रोवाइड करेगा स्टेट। तो स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है ना, इसके लिए वो लोग कानून बनाते रहते हैं, ये सब है। राइट अगेंस्ट टॉर्चर इन कस्टडी। अब पता चला कस्टडी में है और लोग टॉर्चर कर रहे हैं, जो पुलिस वाले हैं तो टॉर्चर करते हैं। देखो ये सब लिखा तो है, लेकिन रियल में तो होता नहीं है, रियल में जो होता है वो सबको पता है। तो राइट अगेंस्ट टॉर्चर इन कस्टडी, कस्टडी में आप टॉर्चर नहीं किया जा सकता आपको, ये हमें कहाँ पे, राइट टू फ्रीडम में मिलेगा। राइट टू डाई विथ डिग्निटी, है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि फांसी लगा लो, है ना, या आत्महत्या कर लो। तो आत्महत्या करना अधिकार नहीं है, आत्महत्या करना एक ऑफेंस है ना। तो यहाँ पे डाई विथ डिग्निटी क्या है, यूथनेशिया वगैरह, जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा बीमार हो, है ना, जिसके मतलब पता चले कि बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, बस पड़े हैं बेड पे, और जिनका मतलब ठीक होने का चांस रहता नहीं है, तो यहाँ पे यूथनेशिया वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया, है ना, ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, पढ़ लेना कहीं पे भी, एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया क्या होता है। तो हमारे यहाँ पर पैसिव यूथनेशिया अलाउड है, वो भी रेयर केसेस में, है ना, बहुत कम लोगों को अपने आप से मरने की आज़ादी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, राइट टू डाई विथ डिग्निटी, मतलब एक डिग्निटी के साथ मरने का भी अधिकार है। ऐसा नहीं है कि मार के फेंक दिया, मतलब कहीं भी फेंक दिया, ऐसा नहीं है ना, तो उसके लिए डिग्निटी चाहिए। तो अभी हमने क्या देखा था, राइट टू लाइफ के बारे में। अभी अगला क्या देखने वाले हैं, पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी क्या होती है, पर्सनल लिबर्टी से लेके एक केस आया था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस 1978। अब ये क्या हुआ था, मेनका गांधी जो थी ना, तो उनका जो वो बाहर जा रही थी, कहीं फॉरेन कंट्री जा रही थी घूमने के लिए, तो वहाँ पे इनका पासपोर्ट छीन लिया गया था। वो पासपोर्ट छीन लिया तो गवर्नमेंट से पूछा गया तो कि आपने क्यों छीना, तो उन्होंने बोला कि ये कोई इंटरनल मैटर की बात है, सोशल जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करने की बात है, हम इसके बारे में कोई जवाब नहीं देंगे। तो इसमें क्या है, कोर्ट ने क्या बोला था कि पर्सनल लिबर्टी हमारा एक राइट टू फ्रीडम में अधिकार है। कहाँ पे है, आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 21। इसके बाद क्या है, आर्टिकल 21A, है ना, ये इसको भी जोड़ा गया है। कब जोड़ा था, 2002 में जोड़ा था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 21A में क्या है, राइट टू एजुकेशन, किसके लिए, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, जो 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको कौन प्रोवाइड करेगा एजुकेशन, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करती है, ये यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ये हमारा अधिकार है, जितने भी 6 से 14 के बच्चे होते हैं उनके पास अधिकार होता है। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में हमने ये सब देख लिया है, और ये आर्टिकल 21A देखा है। अब आर्टिकल 22 क्या है, आर्टिकल 22 में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। जब पुलिस वाले हमें अरेस्ट करके ले जाते हैं, तो अरेस्ट करने से पहले या अरेस्ट के बाद हमारे पास क्या क्या प्रोटेक्शन है उसके बारे में बात की गई है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन में दो चीज़ें हैं, एक क्या है, प्यूनिटिव डिटेंशन, है ना, दो तरीके से पुलिस वाले हमें उठा के ले जा सकते हैं। कौन कौन तरीके से, एक है प्यूनिटिव डिटेंशन और एक है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है ना, इसमें आदमी को बहुत कम अधिकार मिलते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, है ना, प्रोटेक्शन के अधिकार बहुत कम मिलते हैं। अब प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, प्यूनिटिव होता है आफ्टर कमिटिंग एन ऑफेंस, जब हम कोई क्राइम कर देते हैं, जब कोई क्राइम करता है उसके बाद कोई अरेस्ट करने आते ही, पुलिस वाले अरेस्ट करने आते हैं, तो उसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। लेकिन अगर कोई क्राइम करना है, देखो, टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन फ्यूचर, तो अभी तक हमने कोई क्राइम किया नहीं है, लेकिन हमें जो पुलिस वाले हैं उनको लगता है कि ये कुछ क्राइम करने वाला है। जैसे बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं, जैसे मैं कुछ जाके कल कुछ स्पीच देने वाला हूँ बहुत सारे लोगों के सामने, जिससे क्या होगा, सोशल ऑर्डर है जो हमारी कम्युनिटी, हमारी जो सोसाइटी है, उसका ऑर्डर यदि ख़राब होने वाला हो, या उसमें पता चले हमारी स्पीच देने से दंगे भड़क जाएं, तो उसके लिए क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज़ करके पुलिस वाले उठा लेंगे, है ना, कोई ऑफेंस करने से पहले ही हमें उठा लिया जाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। देखो, राइट्स ऑफ अरेस्ट पर्सन अगेंस्ट प्यूनिटिव डिटेंशन, जब प्यूनिटिव डिटेंशन से हमें पुलिस उठाती है तो हमारे पास क्या क्या अधिकार होते हैं, है ना, तो ये देखने वाले हैं। देखो,
रीज़न फॉर अरेस्ट, है ना। अब क्या है, प्यूनिटिव डिटेंशन में जब हमने कोई क्राइम कर दिया है, उसके बाद पुलिस वाले हमें उठाने के लिए आए हैं, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि भाई पुलिस वाले उठाने आए, तो पुलिस वाले बोलेंगे कि भाई आपने ये कांड किया है, तो आपको हम लेने आए हैं। तो उसके लिए क्या बोलते हैं कि भाई अरेस्ट का वारंट दिखाओ, है ना। तो वारंट दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। और इसके बाद हमारे पास और क्या अधिकार है, लॉयर का अधिकार है कि भाई अपनी चॉइस से कोई भी लॉयर ले सकते हैं, है ना। और 24 घंटे से ज़्यादा हमें रख नहीं सकते, है ना। 24 घंटे के अंदर अंदर हमें क्या, मजिस्ट्रेट के सामने, जो लोकल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके सामने जाके हमें प्रेजेंट करना होगा। अगर मजिस्ट्रेट बोलता है कि इसको और रखो, बंद करके रखो, तो क्या है, 24 आवर्स से ज़्यादा रख सकते हैं, है ना। नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना हमें 24 घंटे से ज़्यादा अरेस्ट करके नहीं रख सकते। तो ये हमने देख लिया प्यूनिटिव डिटेंशन में, जब हम क्राइम कर चुके थे फिर लेने आए। अब क्या है, जब क्राइम करने वाले हैं उसके लिए पुलिस वाले आए हैं, तो उसमें क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है, यदि पुलिस वालों को पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे ये जो ऑफेंस है ये बहुत गड़बड़ करने वाला है, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी वारंट की ज़रूरत नहीं होती, वो सीधा उठा लेते हैं, है ना। कोई भी लॉयर प्रोवाइड नहीं करते, सीधा उठा लेते हैं। क्या है, नॉट रिक्वायर्ड परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, है ना। कोई भी मजिस्ट्रेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। अप टू 3 मंथ, 3 महीने तक आपको ऐसे ही बंद करके रख दिया जाएगा। आपसे पूछताछ करेंगे, आपसे कोई भी मिलने नहीं आ सकता, आपसे कोई भी लॉयर नहीं मिल सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो 3 महीने के बाद आपको कहाँ, मजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद यदि मजिस्ट्रेट बोलता है कि इसको और बंद करके रखो, तो बंद करके रखेंगे, नहीं तो यदि बोल देता है कि नहीं नहीं ठीक है छोड़ दो, तो छोड़ देते हैं। तो इसमें कौन कौन से लॉज हैं, जैसे NSA 1980, कॉफी पोसा एक्ट 1974, UAPA उआपा जिसको बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। तो इसके तहत क्या, पुलिस वाले हमें डायरेक्टली डिटेन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ अधिकार होते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास अधिकार है कि भाई 3 महीने के बाद हमें बंद नहीं रख सकते, है ना। 3 महीने तक तो रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्यूनिटिव डिटेंशन में 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा। और जो भी हमें अरेस्ट किया है ना, तो इसमें बहुत सारे हमारे पास राइट होते हैं, लेकिन यहाँ पर राइट्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 22 है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन। तो 2 तरीके से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये हो गए राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तो अभी हमने आज के वीडियो में क्या पढ़ा है, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक पढ़ा है, जो कि राइट टू फ्रीडम है ना। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक। इसके पहले क्या देखा था, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी को लेकर पढ़ा था। 12 और 13 आर्टिकल पढ़ा था, जो कि स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया था, है ना। स्टेट और लॉज वर्सेस फंडामेंटल राइट, ये सब है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।